नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ अड्डा वीकेंड में। और जैसा कि हमेशा हम मार्केट पे चर्चा करते हैं, बिग पिक्चर समझने की कोशिश करते हैं और ये समझते हैं कि इस वक्त की जो सबसे हॉट खबरें हैं मार्केट को समझने के लिए और जिसका असर अगले हफ्ते तक रहेगा कम से कम, उसको हम लोग एक्सप्लोर करते हैं, समझते हैं और आपकी मदद करते हैं जिससे आपको डिसीजन लेने में आसानी हो। तो इस हफ्ते दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमें समझना चाहिए। कुछ बिग पिक्चर वाली हैं, कुछ नैरो डाउन करेंगे, डीपर डाइव करेंगे। तो पहला टॉपिक जो आज हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि यूएस में क्या सेकंड हाफ में रिसेशन आएगा, क्योंकि ये डिबेट छिड़ गई है फेड के मिनट्स के बाद। फेड मतलब वहाँ का सेंट्रल बैंकर जिसने अपनी बैठक के मिनट्स जारी किए, उसमें ये कहा गया कि सेकेंड हाफ में शायद माइल्ड रिसेशन हो सकता है। और इसी के साथ साथ ये भी कहा गया कि अभी जो दो बैठकें उनकी मई और जून में होनी, उसमें दोनों में कंटिन्यूसली ब्याज दरें 25-25 बेसिस पॉइंट और बढ़ सकती हैं। तो ये एक डिबेटेबल पॉइंट है कि जब एक तरफ आप रिसेशन की बात करें तो फिर ब्याज दर क्यों बढ़ाएंगे, मार्केट उसको किस तरह से ले रहा है। अभी जो बहुत ऑड्स लोग ट्रैक करते हैं वो ज़्यादातर लोग मान के चल रहे हैं कि ब्याज दरें बढ़ेंगी। तो इन सब बातों पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। दूसरा मुख्य मुद्दा हमारा है कि IT सेक्टर, स्पेशली इंडिया का, जहां पे दो बड़ी कंपनियों ने अपने नतीजे पेश किए और दोनों के नतीजे कमज़ोर हैं, TCS और इन्फोसिस। नतीजे कमज़ोर आए हैं, आउटलुक कमज़ोर है और मैनेजमेंट की जो बॉडी लैंग्वेज है वो उतनी कॉन्फिडेंट साउंड नहीं कर रही है। इसलिए बड़ी चिंता हो रही है कि क्या IT में बॉटम बन रहा है, क्या जो भी होना है इस क्वार्टर के नतीजों में हो जाना चाहिए। तीसरा टॉपिक हम ये जानने की कोशिश करेंगे, क्या भारतीय बाज़ारों में खास तौर पे बॉटम बन गया है क्या। यूएस को भी समझ लेंगे उसमें, लेकिन भारतीय बाजार स्पेशली इसलिए क्योंकि 16,800 का एक बार लो बनाने के बाद से फिर वहाँ दोबारा गया नहीं, बार बार वहाँ से पलट के आता और बहुत ही स्ट्रेंथ दिख रही है। दूसरा भी देखिए कि FIIs ने मार्च में नेट बायर थे और अप्रैल में लगातार वो बायर हैं, अभी महीना खत्म नहीं हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे संकेत हैं, डॉट्स हैं, इनको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि क्या इंडियन मार्केट में इंडेक्स लेवल पे कम से कम बॉटम बन गया है। स्टॉक स्पेसिफिक सेक्टोरली कहीं कहीं हो सकता अभी एडजस्टमेंट करेक्शन हो। और निफ्टी का मल्टीपल 20 पे खड़ा है इस वक्त, बीच में है एकदम। 24, 25, 26 जाता तो लोग कहते हैं महंगा है, 15, 16, 17 पे आया तो सस्ता है। तो बीच में है तो उसको कैसे समझना चाहिए, इन्हीं तीन विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे और एक एक करके लेंगे। तो आज हमारे जो मेहमान जो ये बात को समझाएंगे, अभय अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, पाइपर सेरिका के फाउंडर हैं, CIO हैं। इसके साथ ही अनुराग जी हमारे साथ हैं। चूँकि यूएस एक बड़ा पॉइंट है जिस पे बातचीत करनी है तो अनुराग जी समझाएंगे। और मनीष डांगी जी हमारे साथ है, जिनकी जो फिक्स्ड इनकम वाला है, डेट या बॉन्ड मार्केट वाला है, वो हिसाब किताब बहुत तगड़ा और पक्का है। तो उनसे समझेंगे कि उस बाज़ार से क्या संकेत हमें पिक करने चाहिए, साथ ही इक्विटी को अगर हम उस वक्त कोरिलेट करना चाहें तो उससे क्या संकेत निकलते हैं। तो एक एक करके लेते हैं। पहले हम सोचते हैं कि यूएस वाला समझ लेना चाहिए, क्योंकि बिग पिक्चर तो वहीं से बनती है। अनुराग जी, ये जो एक स्टेटमेंट मैं आपको सुनाता हूँ। देखिए, फेड की मीटिंग्स के जो मिनट्स आए उसमें ये कहा गया, सब बातें डिस्कस की गई। 25 बेसिस डिस्कस किया गया, 50 बेसिस डिस्कस किया गया, पॉज डिस्कस किया गया और रिसेशन भी डिस्कस किया गया। सब कुछ डिस्कस किया उसमें। तो उससे लोग अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं कि अब क्या उनका मतलब है, लेकिन ज़्यादातर लोग ये मान रहे हैं कि अभी एक हाइक 25 बेसिस पॉइंट की मई वाली बैठक में और होगी। एट द सेम टाइम आपकी जो वित्त मंत्री हैं जेनेट येलेन जी, वो ये कह रही है कि हमारी इकॉनमी जो है बहुत ही बढ़िया है, गजब के प्रदर्शन उसमें चल रहा है और मुझे कोई डाउनटर्न उसमें दिख नहीं रहा है। अब ये दोनों, हो सकता है पॉलिटिकल स्टेटमेंट आप कहें उसको, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ के लोग थोड़ा सा बात गंभीरता से रखते हैं। क्या है दरअसल अमेरिका की पिक्चर? इन्फ्लेशन भी थोड़ा कंट्रोल होके आ रहा है, फिर भी वहाँ पे चिंताएं बनी हुई हैं। सो देखिए नीरज, हम इसमें हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट तो हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर आज क्योंकि कुछ समय है, एक क्विक रिफ्रेश कर लेते हैं और फिर ये दो सिनेरियो है नीरज, मैं उसको टच ऑन करता हूँ। पहला ये है कि सबको ये समझना, ये जनरल सेंस है नीरज इकोनॉमिक साइकिल्स की, कि एवरी एक्सूबरेंस का जो साइकिल होता है मार्केट में, चाहे मार्केट एक्सूबरेंस हो या इकोनॉमिक एक्सूबरेंस हो, इट इज फॉलोड बाय अ पीरियड ऑफ लल और रिसेशन, माइल्ड रिसेशन कह लीजिए उसको, लेकिन उसमें एक ठहराव आने की जरूरत होती है, क्योंकि एक्सूबरेंस के टाइम पे मार्केट और इकोनॉमिक साइकिल थोड़ा आगे निकल जाती है, चाहे वो कंपनीज के प्रॉफिट्स हो, प्रोडक्शन हो, मार्केट डिमांड हो, एम्प्लॉयमेंट हो, तो तमाम चीजें हो, राइट। 2 वर्ल्ड वॉर्स में जितना खर्च नहीं हुआ
इन्फ्लेशन एडजस्टेड बेसिस पे उससे ज्यादा करीब 6 ट्रिलियन का स्टिमुलस सिर्फ लोगों को दे दिया गया। और ये तो यूएस की बात है और यूरोप में भी हुआ और तमाम मेजर इकोनॉमीज में हुआ। उससे इन्फ्लेशन बढ़ना ही था, क्योंकि वो प्रोडक्शन के बेसिस पे इनकम एक अलग चीज होती है, लेकिन सिर्फ मनी डिस्ट्रीब्यूट कर देने से तो इन्फ्लेशन ही आता है। तो अल्टीमेटली बहरहाल हम जहां हैं वहां पर एक थोड़ा ठहराव नीरज बनता है। तो हम उसको फेडरल रिजर्व अब कह रहा है, लेकिन वो भी बड़ा माइल्ड वे में कह रहा है नीरज। और इनफैक्ट नीरज, मैं भी अभी जो कहूंगा तो आई थिंक इसके दो आंसर्स हो सकते हैं। एक थोड़ा शुगर कोटेड हो सकता है और एक डायरेक्ट हो सकता है। बहरहाल मैं जो कोशिश करता हूँ वो उस पर चलते हैं आगे। नाउ आपने नीरज एक बात की, अच्छा एक कल एक छोटा चर्चा कर लेते हैं। बफेट साहब जापान गए हुए हैं, उनसे पूछा कि एफओएमसी को क्या करना चाहिए, फेडरल रिजर्व क्या सही कदम उठा रहा है। तो उनका कहना था कि देखिए, मेरा चिंता जो है ना वो फेडरल रिजर्व से कम है, मेरी चिंता वो है जो गवर्नमेंट फिजिकल साइड में कर रही है, वहां मेरी वरी है। तो अब वो क्योंकि थोड़ा कॉन्स्टेंट बोलते हैं, उनसे इलेबोरेट करने को कहा गया, तो उन्होंने फिर कहा कि देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट जो करती है वो करती रहेगी, विच मीन्स दे विल कीप स्पेंडिंग, बट फेडरल रिजर्व वही करेगा जो कि उनको करना चाहिए। ऑन फर्दर प्रेसिंग पॉवेल साहब को क्या करना चाहिए, ही सेड ही शुड डू व्हाट इज राइट फॉर द कंट्री। और इस छोटी बात में नीरज बहुत बड़ी बात वो कह गए, विच मीन्स बेसिकली नीरज सिचुएशन ऐसी है कि पॉवेल साहब एक कार में ब्रेक लगाने की कोशिश कर रहे हैं जिसका एक्सेलरेटर गवर्नमेंट के हाथ में है और वो फुल एक्सेलरेटर पे चल रही है। कुल मिलाकर के अगर कार को एक्सेलरेटर फुल प्रेस करो और ब्रेक भी लगाओ साथ साथ, तो गाड़ी कहीं ना कहीं क्रिस क्रॉस होके छोटा एक्सीडेंट हो सकता है। छोटा होगा बड़ा होगा समय बताएगा, बट बहरहाल एक्सीडेंट ड्यू है। सो आई थिंक आई एम नॉट सरप्राइज्ड कि रिसेशन आने वाला है। वो ऑनेस्ट व्यू है और वो आना भी चाहिए, नहीं तो ये चीजें सेटल नहीं होगी। अल्टीमेटली इकोनॉमी के लिए वो अच्छा नहीं है। क्या नहीं बदला है नीरज, लेट्स लुक एट दिस। मैं जिसको कहता हूं कंज्यूमर बहुत स्ट्रांग है, लेबर मार्केट अनएम्प्लॉयमेंट 3.5% है। ये डिजायरेबल 4.5% लिमिट होती है। हमने पिछले बार चर्चा की थी कि 4.5 से नीचे आता है तो उसको अंडर एम्प्लॉयमेंट को बोलते हैं कि ओवरशूट कर गया है, ये डिजायरेबल नहीं है और इन्फ्लेशन होता है इकोनॉमी में, वही हो रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट टू लो एंड इन्फ्लेशन इज स्टिल टू हाई एंड स्टिकी। हमने सीपीआई नंबर्स देखे, एनर्जी के बेसिस पे हमें दिखा तो सही कि कम हो गया है, आप स्क्रीन पे रन भी कर रहे हैं, लेकिन उसमें अगर आप फाइन प्रिंट में जाएंगे तो सिर्फ गैस, इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी के प्राइसेस की वजह से वो कम हो गया। कोर इन्फ्लेशन, सर्विसेज इन्फ्लेशन बरकरार है। नॉट ओनली दिस नीरज, पिछले मार्च में पिछले साल जो इन्फ्लेशन था अभी भी वही है इन कोर एरियाज में, विच मीन्स दैट फेड की हाई का फर्क नहीं पड़ रहा है। तो कुल मिला के नीरज सिचुएशन ये है कि एक माइल्ड रिसेशन बिल्कुल एक्सपेक्टेड है और फेडरल रिजर्व 25 बेसिस पॉइंट के हिसाब से उनको चलना होगा। अभी तो उन्होंने नेक्स्ट दो हाइक्स की विजिबिलिटी दी है, बट आई थिंक दे विल वॉच डेटा एज इट कम्स। लेकिन अनुराग, पॉलिटिकली क्या ये सरकार को वहाँ सूट करेगा कि वो रिसेशन लाने दें? क्योंकि अभी जब बैंक क्राइसिस हुई तो फेड के उस डिस्कशन में आया कि हम तो 50 बेसिस करने वाले थे, मूड में थे हम 50 के, लेकिन ये बैंक वाला कांड हो गया इसलिए हमने 25 कर दिया। तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी एक प्रेशर या डर है क्या कि अगर ज़्यादा करेंगे तो भाई सरकार कहेगी अच्छा अब रुक जाओ, बंद करो? नहीं तो नीरज, वही तो इंडिपेंडेंस की बात है ना कि सरकार तो एक्सेलरेटर दबा रही है और वो और तो इलेक्शन ईयर में और कोशिश करेंगे। बट ये फेडरल रिजर्व, आई कैन वेरी कॉन्फिडेंटली से नीरज, ये पॉवेल साहब और इनकी जो टीम है, देखिए कुछ मतभेद जरूर आएंगे। आपको पता है यहाँ पर 12 फेडरल रिजर्व, रीजनल फेडरल रिजर्व भी होते हैं और कुछ तो बिल्कुल लेफ्ट। अभी तो एक शिकागो के भी नॉमिनेट हुए हैं, उनका व्यू सब मार्केट जानते हैं। तो कुछ व्यूज हमेशा आएंगे कि देखिए स्लो डाउन करिए और रेट्स को रोकिए और थोड़ा चलने दीजिए इसको। वो लेफ्ट ऑफ सेंटर व्यूज होते हैं, लेकिन ब्रॉडली जो कंसेंसस है वो पॉवेल साहब के साथ में है एंड देन ही इज वेरी फर्म। एक बात याद दिलाए, पिछली कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था, और वो एक वॉल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्टर के आंसर में कह रहे थे, और बड़ी हल्की बात थी लेकिन बहुत गहराई थी उसमें, which is he said that we will get to 2%, nobody should doubt that। हाँ बिल्कुल, कहा था मैंने सुना। बाहर की बातों को सुनते रहिए और उसने बोला आपने ये कहा, आपने आप कुछ भी चलने दीजिए, but we will find ourselves there। हमारा जो रिजॉल्व है nobody should doubt it and I think I am very firmly sure नीरज, वो उनकी मेन तकरीर है।
तो आई थिंक ही विल स्टे देयर नीरज। वो और वही अच्छी बात है नीरज। देखिए अगर सब कुछ पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट के हाथ में छोड़ दें तो फिर तो वो फ्री बिजली पानी और फिर उसका कोई एंड नहीं है। वी नो हाउ दैट एंड्स, राइट? इसमें जानते तो क्या somebody has to maintain the discipline, right? इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जब वो तोड़ना शुरू किया इन्फ्लेशन, तो खटखट 1% आधा परसेंट तोड़ के लिया। अब ये 5% के आसपास आगे थोड़ा स्टिकीनेस बनती हुई दिख रही है। लेकिन इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग है, देखिए ये चर्चा जो है ना नंबर्स के बियॉन्ड भी है। जैसे पिछले 40-50 दिन आप देखिए, 40-50 दिनों में माहौल जैसे ना बदल गया, एकदम टोन बदल गया। हर आदमी बड़ी अच्छी बातें करने लगा, अमेरिका के बाजार भी चलने लगे, ये चल गया वो चल रहा है। सबको लगा कि नहीं यार अब पॉज हो जाएगा, अब पाइवट हो जाएगा, फेड को भी समझना चाहिए क्या, इस तरह की बातें सब लोग करने लगे। लेकिन जो पिक्चर फिर पेंट की जा रही है, जो फेड कह रहा है कि नहीं मैं तो ऐसा ही करूँगा और नंबर्स हमको नीचे लाने हैं, तो दरअसल मामला है क्या ये? मुझे पूछे। हाँ क्या है मामला ये मैं पहले ये मनीष जी से पूछूंगा। मनीष जी ये सवाल आप आंसर करो। ये बॉन्ड मार्केट, इक्विटी मार्केट और अनुराग सिंह ये क्या कॉम्बो बना रहे हैं? मेरे से पूछ रहे हैं नीरज? हाँ, मेरा ख्याल ये है कि यूएस इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही है। रिसेशन छोटा मोटा शायद आ जाए, वो पिछले 8-10 महीनों से मैं आपको बोल रहा हूँ कि वो रिसेशन सबको चाहिए, लेकिन वो बहुत दूर है। मेरे ख्याल से ओनली टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2023 कुछ आसार बनेंगे कि कुछ रिसेशन आए। एज ऑफ राइट नाउ यूएस इकोनॉमी इज डूइंग वेरी वेल, है ना? तो हम दूर से लग रहा है कि वहाँ कुछ बड़े ढोल बज रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा कर रहे हैं। वहाँ की इन्फ्लेशन मोटा मोटी कंट्रोल में है। 10 साल का जो ब्रेक इवन या 5 साल की जो ब्रेक इवन है इन्फ्लेशन वहाँ की, वो मोटा मोटी उन्हीं लेवल पे आ गई है जहाँ पे लोग कंफर्टेबल हैं। कोविड क्राइसिस को उन्होंने पूरी दुनिया में सबसे बेटर हैंडल किया है। उनका इक्विटी मार्केट मोटा मोटी बेयर मार्केट हैज एंडेड कुछ महीनों पहले। और अपना पिछली बार जब बात हुआ था उसके बाद में मतलब आई सजेस्टेड टू एवरीवन कि यूएस टेक इज द बेस्ट एसेट। वहां से वो 20% ऊपर है। तो जो अब हिंदुस्तान के बारे में हम बाद में बात करेंगे। अच्छा कुछ दिक्कत आ रही लग रहा है उनके इशू में, ये बात आप कंटिन्यू करें। जी बिल्कुल। तो मैंने फेड के जितने मिनट्स देखे नीरज जी, उसमें एक बात उन्होंने ये लिखी है कि जो जीडीपी ग्रोथ है उसका गाइडेंस कम किया है, 0.4% तक आ सकता है, पर उन्होंने ये नहीं बोला अभी भी कि नेगेटिव होगा। और अगर आप देखें रिसेशन की टेक्निकल डेफिनेशन है 2 क्वार्टर का नेगेटिव जीडीपी प्रिंट। तो मनीष जी भी वही कह रहे थे और मैं भी जितना देख रहा हूँ मुझे लगता नहीं कि यूएस का जीडीपी ग्रोथ बड़ी जल्दी में नेगेटिव हो जाएगा। तो वो रिसेशन का क्या डेफिनेशन है जिसमें वो बात कर रहे हैं, वो मुझे समझ में नहीं आया। क्या वो कहना चाह रहे हैं कि इन्फ्लेशन गिर जाएगा या क्या हो जाएगा? क्योंकि टेक्निकली रिसेशन आना यूएस में मुश्किल है। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जो रिसेशन आएगा भी वो इसलिए आएगा क्योंकि बैंक्स की पोजीशन वीक है। और अगर आप रेट बढ़ाते हैं इस एनवायरनमेंट में तो बैंक्स की जो पोजीशन है वो स्ट्रांग नहीं हो तो और वीक हो जाएगी। आपने देख ही लिया एसवीबी में क्या हुआ था। तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे माहौल में आप चाहते हैं ठीक काम करना, आप चाहते हैं कि मैं रेट बढ़ाऊं, पर आपके पास इतने कॉन्ट्राडिक्टरी डेटा है और आप कॉन्स्टेंटली ये असेस कर रहे हैं कि मैं डैमेज कहाँ मेरा ज़्यादा होगा। बिकॉज अल्टीमेटली जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है, मिडिल ऑफ द पिरामिड है, उनको आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं इन्फ्लेशन से कि इन लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ड्रॉप ना हो। पर अगर आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते जाएंगे तो उसकी वजह से इन लोगों को ज़्यादा तकलीफ होगी, क्योंकि जो सेवर्स हैं वो तो अपना पैसा बैंक में भर देंगे, उनको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलने लगेगा। मेरे यूएस में दोस्त हैं, वो कहते हैं कि पहली बार देख रहे हैं कि हमको 3% बैंक से मिल रहा है, हम तो हमेशा फ्री में पैसा रखते थे। उनके लिए बड़ी नई चीज़ है। और दूसरी तरफ जो बोरोवर हैं उनकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ती जा रही है। तो ये ऐसी साइकिल है, अगर आप इसको स्टार्ट कर दी तो अभी नहीं, साल 1.5 साल बाद आपको एक सच में रिसेशन में ले जाएगी जिसमें निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो आई थिंक बहुत ही मुश्किल समय है फेड के लिए, फेड के साथ। और फेड आरबीआई है, जैसे अनुराग ने भी कहा, वो एक मॉनेटरी पॉलिसी को अपना इम्प्लीमेंट करता है पर उसके हाथ बंधे हुए उतना ही कर सकता है। और जो मेजर पावर है, जैसे इंडिया में भी है, जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं, हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, हमारे एक्सपोर्ट मिनिस्टर हैं, आईटी मिनिस्टर हैं, उनके पास भी तो पावर है ना कि आप इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ क्या करना चाहते हैं, इन्फ्लेशन के साथ क्या करना चाहते हैं। सो फेड कुछ भी करे, मेरे ख्याल से चाहे वो बढ़ाए 25 बेसिस पॉइंट या ना बढ़ाए, मुझे नहीं लगता कि अब मार्जिनल उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव। अब बात जो है वहाँ पे सरकार के पास है कि वो कितना डिसिप्लिन रहना चाहते हैं। एक्चुअली यही बात अभी शायद मनीष एक्सप्लेन कर रहे थे। मनीष आप अपनी बात कंटिन्यू करें, मैं उसमें एक छोटा सा सवाल जोड़ देता हूँ
कि अगर फेड इस बात पर आमादा है कि नहीं मुझे तोड़ के 2% तक लाना ही लाना, इन्फ्लेशन कुछ भी हो जाए चाहे, तब फिर कैसे सस्टेन करेगा ये मार्केट? देखिए, मार्केट सस्टेन कर गया है, राइट? 5% के आसपास में यूएस का फेड रेट एक्सपेक्टेड है अगला 6 महीने तक एवरेज, और उसके बाद थोड़ा बहुत कट आएगा। लेकिन जो बड़ी बात है कि जो रियल रेट जिसको बोलते हैं, जो मार्केट के लिए रेलेवेंट होता है, कि एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन और एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रेट का जो डिफरेंस है वो अब 2% हो गया है, जो -1% था आज 1 से सवा साल पहले, और पिछले 10 साल का एवरेज भी करीबन 0 के आसपास या नेगेटिव है। तो जो रियल रेट है वो यूएस में, इन यूएस डॉलर टर्म, जो दुनिया की सबसे अच्छी बेहतर हार्ड करेंसी है, वहां पे 2% रियल मिल रहा है। तो उसको मार्केट वहां का एटलीस्ट टेक अब्सॉर्ब कर चुका है, एंड टू दैट एक्सटेंट आज इक्विटी और फिक्स्ड इनकम का यूएस में एटलीस्ट टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा कनेंड्रम नहीं बचा है। वहां पे वैल्यूएशन एडजस्ट हो गई हैं। हालांकि ये माना जा सकता है कि अगर 3-3.5% के आसपास में फेड का रेट बनेगा 1.5-2 साल बाद में, तो उस हिसाब से शायद वहां पर यूएस टेक एज ऑफ राइट नाउ, अगर आप प्योर इक्विटी रिस्क प्रीमियम के हिसाब से सोचें, तो शायद 10-15% एक्सपेंसिव हो। लेकिन जिस तरह से वहां पे बड़े ले ऑफ हुए हैं, बहुत बड़ा मार्जिन एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटी बिल्ड हुई है बिकॉज ऑफ एआई का जो नया रिवोल्यूशन इज प्लेइंग आउट, तो उस सबकी वजह से मुझे बहुत बड़ा कनेंड्रम, नीरज जी, नहीं लग रहा है यूएस टेक में। वहां का स्मॉल कैप तो बहुत बुरा कर रहा है, और साथ ही साथ बहुत सारी दुनिया के जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं, खास करके इंडिया, जहाँ पे जो अर्निंग्स का थोड़ा स्ट्रेस है वो रियल है। और हमारा रिलायंस अगर बाहर की सॉर्ट ऑफ पैसे पे बहुत ज्यादा है, तो वहां एक बड़ा स्ट्रेस है, क्योंकि बाहर का पैसा इंडिया के अंदर इन वैल्यूएशन के ऊपर मुश्किल है कि लगेगा। तो कनेंड्रम मेरे को लगता है, नीरज, कई तरीकों से देखा जा सकता है। यूएस टेक और यूएस फिक्स्ड इनकम का पोटेंशियल जो है अगले 6 महीने 12 महीने बाद में, उसमें बहुत बड़ा कनेंड्रम मेरे ख्याल से अब नहीं बचा है जितना आज के 7 साल सवा साल पहले था। ओके, अनुराग, आप इसमें कुछ काउंटर करना चाहते हैं या मैं सवाल रखूं? हाँ करिए। सो नीरज, ऑफ कोर्स देखिए, डिफरेंट व्यूज हैं, वही मार्केट को बनाते हैं। 2 बातें हैं इसमें नीरज। एक तो ये मार्केट अच्छा भी कर रहा है, बट आई थिंक अगर हम इस रैली को देखें तो ये करीब 15-20 स्टॉक्स के ऊपर टिकी हुई है बस। बाकी मार्केट, यूएस मार्केट इज नॉट डूइंग दैट वेल। तो एक दिस थोड़ा सा रिसर्जेंस था, और उसमें 7-8 स्टॉक्स तो नैस्डैक ड्रिवन थे जिन्होंने रैली दी। अदरवाइज लार्जर मार्केट में रिसेशन की अर्निंग्स को रिप्राइस करने की प्रोसेस शुरू हो गई है। मनीष जी ने एक बात कही, उस पर एक छोटा सा काउंटर पर्सपेक्टिव भी है, विच इज के जैसे मार्केट इज सस्टेनिंग डिस्पाइट 5% फेड रेट्स। देखिए, मार्केट इज सस्टेनिंग बिकॉज अर्निंग्स ड्रॉप नहीं हुआ है नीरज। और अर्निंग्स ड्रॉप क्यों नहीं हुआ है? बिकॉज यूएस मार्केट हैज नाउ डिस्कवर्ड द फॉर्मूला विच इंडियन मार्केट्स हैव नोन ऑल अलोंग। वो फॉर्मूला क्या होता है नीरज? कि जीडीपी 7% ग्रो करेगा, 7% प्राइस इन्फ्लेशन लगा देंगे, 2-3% एफिशिएंसी आ जाएगी, 15% की ग्रोथ कैगर ईयर ऑन ईयर हम आपको डिलीवर करेंगे। अब यही फॉर्मूला नीरज यहाँ पर लग रहा है। मैं आपको बता सकता हूं, तमाम कंपनीज नीरज, इंक्लूडिंग वॉलमार्ट, होम डिपो, चिपोटले, रेस्टोरेंट्स, कॉस्को, तमाम कंपनीज ले लीजिए, 7 to 8% का प्राइस हाइक्स कर रहे हैं। ट्रांजैक्शन उनके पिछले 3-4-5-6 क्वार्टर से 3% to 4% ड्रॉप हो रहे हैं, विच मीन्स ओवर अ पीरियड ऑफ 2 years नीरज, उनके ट्रांजैक्शंस, मतलब वॉल्यूम ऑफ सेल्स करीब 15 से 20% डिपेंडिंग ऑन द कंपनी कम हो चुका है। लेकिन टॉप लाइन टिकी हुई है नीरज, क्योंकि 8% की तो प्राइस हाइक ले लेते हैं। नाउ ये गेम नीरज कहीं पे एंड होता है, तभी वो S&P का अर्निंग्स एस्टिमेट अभी भी नीरज 220 के आसपास बना हुआ है, लेकिन वो रिवाइज होगा। दैट्स द एक्सीडेंट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। एंड आई थिंक कुछ लोग मैंने कहा था ये शुगर कोटेड, किसी को लग रहा होगा कि मैं बहुत ये टफ बातें कर रहा हूँ, लेकिन ये शुगर कोटेड वर्जन ही है नीरज। मनीष, S&P में भी शायद 8 या 10 स्टॉक हैं जिनकी वजह से 90% की रैली बनी है, और वो 4,050 या 4100 के आसपास फंस गया। नैस्डैक में तो 7 ही स्टॉक हैं जिन्होंने इस रैली को ड्राइव किया है, जो कि 20-25% आई है। उसमें वही टॉप वाली कंपनीज हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया वगैरह। क्या इस रैली को लॉपसाइडेड माना जाए? एक्स एंटे जो, मतलब आप किसी भी मार्केट को देखेंगे ना नीरज, पिछले 50 साल की हिस्ट्री, 100 साल की हिस्ट्री,
टोटल आप जो सर्वाइव्ड स्टॉक्स हैं हिंदुस्तान के अंदर भी कुछ 12-13 स्टॉक्स को मैंने जब 50 साल के अंदर टोटल देखा तो मोटा मोटी 80-85% रिटर्न वहां से बना है। तो एक्स पोस्ट एनालिसिस जो है वो इसी तरह से होता है कि बहुत सर्वाइवल जो इक्विटी का मैजिक ही है ये कि 80% कंपनियां गवर्नमेंट सिक्योरिटी से कम रिटर्न देती, वो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट है। ये जो बहुत शगुफा बनाया जाता है कि हम आसानी से कुछ अच्छे एकदम तोड़फोड़ स्टॉक्स को पिक कर लेंगे, उसके साथ में एक छोटा सा एक अंडर रिटर्न रिस्क है कि 80% रैंडमली आपका चांस है कि आप एक्चुअली आपका जो स्टॉक जो है गवर्नमेंट बॉन्ड, पीएसयू या फिक्स्ड डिपॉजिट से कम, और करीबन 40-45% चांस है हिंदुस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से और मोटा मोटी उतना ही यूएस में भी कि वो नेगेटिव रिटर्न दे 20 साल के साइकिल में। तो मैं आपको ये कॉन्टेक्स्ट इसलिए दे रहा हूँ कि ये जो 5-7-10% जो आपको याद है वो फांगम की स्टोरी आज के 2-3 साल पहले 4 साल पहले तक चलती थी, अब नेटफ्लिक्स उसमें से गायब हो गया है। करेक्ट। बीच में टेस्ला आया, अब वापस से माइक्रोसॉफ्ट का जो एक बहुत एक्सटेंडेड पीरियड आज के 2008-9 तक जो निकला था बहुत खराब निकला था, उसके बाद में माइक्रोसॉफ्ट जो है बिकॉज सुपर पावर्ड बाय ओपन एआई और उसका जो बिंग का रिवाइवल हो सकता है कि वो एक 5-7 सालों के अंदर बहुत बड़ी कंपनी रिलेटिव टू आज है वहां से बन जाए। तो ब्यूटी यूएस मार्केट टेक की खासकर की ये है कि वो फ्रंटियर है दुनिया की टेक के। हम नहीं है, यूरोप भी नहीं है, चाइना भी नहीं है। वो हर 5-7-10 साल के अंदर एक नए साइकिल में एक किसी नए टेक को प्रोड्यूस करते हैं जो दुनिया के प्रॉफिट्स को एक्सट्रैक्ट करके अपने मार्जिन में कन्वर्ट कर देता है। तो वो उस मार्केट का मैजिक है। अब उसमें बेहतरी हमारे मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि क्योंकि हम भी उसमें प्लग्ड इन है तो शायद हम पर बात करेंगे कि शायद इंडिया टेक भी अब ठीक ठाक कर ले। लेकिन जो ये नजरिया कि नहीं ये 7 स्टॉक या 6 स्टॉक ही अच्छा किए हैं, वो उसमें से कुछ स्टॉक ऐसे थे जो नहीं कर रहे थे और जो कुछ स्टॉक बहुत अच्छा कर रहे थे अब नहीं कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ठीक ढंग ये होगा देखने का कि क्या फंडामेंटली ये स्टॉक्स जो है वो रिवाइव हो रहे हैं, क्योंकि सिग्निफिकेंट ले ऑफ होने के बाद में इतना 1-1.25 साल का हमने डिस्कशन कर लिया है नीरज की रिसेशन आने वाला है। हम जब 7-8% वाली ग्रोथ इकोनॉमी थी अब 5-6 में घुस चुके हैं और यूएस एज ऑफ राइट नाउ 2.5% पे ग्रो कर रहा है, जो उनके हिसाब से बहुत अच्छा है। डॉलर टर्म्स के अंदर 2.5% पे ग्रो कर रहा है वो अभी पूरे सवा साल के डिस्कशन के बाद कि नहीं वहां पे यूएस रिसेशन आने वाला है। अब ऑफ कोर्स पक्का है कि वहां यूएस रिसेशन आएगा, ये तो साइकिल है। लेकिन बात ये है कि क्या उस मार्केट में एक नैरेटिव की स्ट्रेंथ है और अर्निंग की स्ट्रेंथ है, क्योंकि रेट्स की जो क्राइसिस थी वो मोटा मोटी जो है वहां के मार्केट्स ने पूरा सवा साल अब्सॉर्ब कर दी। नैस्डैक 30-32%, 33% के आसपास में 2022 में घुसा और वहां से वो 20% रिवाइव कर लिया। तो ये नहीं कह सकते कि उन्होंने आंखों में पट्टी बांधी हुई है। तो अब क्या है कि अब वहां पे एक नैरेटिव बिल्ड हो रहा है। नीरज लास्ट पॉइंट, नैरेटिव ये बिल्ड हो रहा है क्योंकि मेरे को भी थोड़ा फर्स्ट हैंड टेक का थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि बच्चा भी वही काम करता है, बट मोटा मोटी अंडरस्टैंडिंग है कि एक नया प्रोडक्टिविटी साइकिल शायद यूएस में इमर्ज हो, फिर से वो बाजी मार रहे हैं टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हम चाइना और यूरोप जो है फिर से पीछे। एक्चुअली ये जो मनीष जी कह रहे हैं ना, ये एक मैं इसको भी अनुराग जी आपसे रिएक्शन लूँगा, एक डिफरेंट डिस्कशन है जिसमें मनीष जी मैं इस पर प्लान कर रहा हूँ, हम लोग कभी बैठ के इस पर बहुत बड़ा शो करेंगे एक, कि यूएस में ना जो टेक वाली इंडस्ट्री है वो एक नई दुनिया में पहुंच रही है, बिल्कुल, जिसका शायद अभी बहुत सारे देशों को कुछ थोड़ा बहुत अंदाजा होगा। तो ये जो कहानी है ना ये लॉपसाइडेड ही चलेगी और वो पता लगा कि बहुत बाद में उसके लोग फॉलोअर बनेंगे कि हम भी मी टू, मैं भी शामिल हूँ इस रैली में, लेकिन बहुत पीछे से होंगे। तो ये तो खैर एक बहुत लंबा डिस्कशन हम लोग किसी और दिन करेंगे एक अलग टॉपिक पे, लेकिन मोटे तौर पे ये लग रहा है जैसे मनीष जी कह रहे हैं कि उनको नहीं लग रहा है कि रिसेशन टेक्निकली कोई नहीं आएगा। वैसे भी इनके यहाँ वाइज 6 मैन 7 मैन पता नहीं कब तय करेंगे, वो करेंगे भी नहीं करेंगे वो नहीं पता मुझे। तो ये कह रहे हैं कि नहीं है ऐसा और अर्निंग ग्रोथ बनी हुई है। अनुराग जी आपको जोड़ना चाहते हैं क्विक कमीशन, फिर मैं आपसे व्यू लूँगा मैं फिर अपने इंडियन मार्केट में एंटर करते हैं। अनुराग जी कुछ ऐड करना चाहते हैं इसमें? नीरज, इसमें अगर फेडरल रिजर्व के प्रोजेक्शन देखें ना, तो उन्होंने इस साल का जीडीपी ग्रोथ करीब 0.5 और
अगले साल का 0.4 कुछ ऐसा ले रखा है। तो उस हिसाब से तो अगर Q1 में हमारा 2% का ग्रोथ आ ही गया है, तो विच मीन्स दैट बाकी क्वार्टर्स में तो कुछ नेगेटिव आना पड़ेगा। बट बहरहाल ये प्रोजेक्शन है, वी कांट से कि एक्चुअली कैसे टर्न आउट होता है, राइट। बाकी मैं मनीष जी की बातों से सहमत हूँ। देखिए वो जिस इकोनॉमी में सबसे ज्यादा एंटरप्राइजिंग कल्चर है, वहाँ यहाँ तो कॉलेज से कुछ निकल के लोग यही सोचते हैं कि अब नेक्स्ट रेवोल्यूशन कैसे शुरू करें। तो आई थिंक वो कल्चर है, वो आएगा आई थिंक। बट उसमें ये है कि इट सर्वाइव्स ऑन टू थिंग्स, इट सर्वाइव्स ऑन इजी मनी। एक बड़ा नीरज एक डायरेक्शनल व्यू है, मे बी वो हमें वी विल नो। 2008 के बाद से जो जीरो कल्चर चलाई है ना, ये भी थोड़ी गलत है। तो अब अगर बात ये चल रही है, नाउ डिपेंड्स के अब 2024 में कौन प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है और फिर नया फेडरल रिजर्व चेयरमैन कौन बनता है। लेकिन एक फेड का एक सेक्शन ये मानता है कि ये जीरो पे वी शुड नेवर गो बैक टू जीरो अनलेस इट्स अ डीप क्राइसिस। तो अगर जीरो पर नहीं आएंगे, 3-4 पे रहेंगे, तो या 3% एवरेज उन्होंने लॉन्ग टर्म रेट 2.5 से 3% बोला है, तो विच ऑल्सो मीन्स दैट इनोवेशन होगा, बट उसमें फ्रेंजी नहीं आएगी, एटलीस्ट वो सेंसिबल इनोवेशन होगा। फ्रेंजी ना भी तो है, ठीक है, फ्रेंजी की जरूरत भी नहीं है। अभय जी, अब चूंकि इतना हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया, अब काफ़ी हद तक ये क्लैरिटी है, क्या ये मान लिया जाए कि जो सबसे बुरा हो सकता था वो हो गया है? अब 2% पे रखे, 3% पे रखे, इन्फ्लेशन 4-5% पे भी चलता रहे। मैं इसको एक सोशल उदाहरण से समझाऊँ आपको, ये एक सवाल है मेरा जी। हम लोग इतना इवॉल्व होते जाते हैं ना सोशली, कि कई बार बहुत बड़े शॉकर्स के जो रिपरकशंस 20 साल पहले होते थे वो आज नहीं होते। बिल्कुल। अगर कोई किसी की पर्सनल लाइफ में कोई हादसा होता है तो आप उतना ज़्यादा परेशान अब नहीं होते जितना 10 साल पहले होते थे, क्योंकि वो इन्वायरमेंट चेंज हो गया है। तो यूएस इकोनॉमी ने भी वैसा अडॉप्ट कर लिया होगा कि बड़ी मतलब कितनी बड़ी क्राइसिस को हम कितने आसानी से झेल सकते हैं, वो हमारी रेसिप्रोकेशन बढ़ गई है क्या? नहीं, वो हमेशा से हुआ है नीरज जी, और आपकी बात एकदम ठीक है। पहले थोड़ा टाइम लगता था, पर एक जो इकोनॉमीज़ हैं ये भी एक लाइव डायनामिक इकोनॉमीज़ हैं, लिविंग बीइंग जैसे हैं। जैसे एक शरीर में बीमारी हुई तो ज़रूरी नहीं आप पूरी दवाई से ही उसको ठीक करें, थोड़ी दवाई से, और थोड़ा जो आपकी बॉडी है वो अपने आप ऑटो बैलेंस करके ऑटो रिकवर कर लेते। बिकॉज इकोनॉमी इतनी बड़ी है, एक पार्ट स्ट्रेस में है, दूसरा पार्ट सपोर्ट करता है और ऑटो बैलेंस हो जाता है। जो एडम स्मिथ ने कहा था फ्री मार्केट इकोनॉमी है, और यूएस उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि आप ज़्यादा कुछ मत करिए, आप एंटरप्राइजेस को, जो प्रमोटर्स हैं, फाउंडर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको अपना काम करने दीजिए। वो जॉब क्रिएट करेंगे, वो वेल्थ क्रिएट करेंगे, वो प्रॉस्पेरिटी क्रिएट करेंगे। और यूएस में वही हुआ है। आप देखें यूएस में जो $50 ट्रिलियन की इकॉनमी बनी है, वो ना फेड ने बनाई है ना किसी पॉलिटिशियन ने बनाई है, वो बनाई है उनके बिजनेस ओनर्स ने, जिन्होंने रिस्क लिए। और फ्यूचर भी वही है, वही वैल्यू क्रिएट करेंगे, वही वेल्थ क्रिएट करेंगे। तो जो फेड के चेयरमैन है या प्रेसिडेंट है, वो थोड़ा इकोनॉमिक पॉलिसी, कैपिटल एलोकेशन उसको ट्विक कर सकते हैं, उससे बियॉन्ड उनकी कैपेबिलिटी नहीं है इकोनॉमिक साइकिल्स को कम कर पाने की। और बनाता कौन वेल्थ है? जो सबसे ज़्यादा इनोवेशन करता है। तो यूएस जैसी सोसाइटी में जो इनोवेशन हो रहे हैं, आप जैसे चैट जीपीटी की हम बात कर रहे थे, उसका क्या इम्पैक्ट होगा, ग्लोबली क्या होगा, किस किस सेक्टर्स में होगा, वो अभी प्ले आउट होगा। प्रोडक्टिविटी वहाँ से इमर्ज होगी, एफिशिएंसी इमर्ज होगी। हर कंपनी जो काम कर रही है वो यही कोशिश कर रही है कि हम वेल्थ क्रिएट करें अपने शेयर होल्डर्स के लिए। कोई ये नहीं सोच रहा कि हम सेफ रहें, हम कैसे बस सर्वाइव करें। तो गूगल जैसी कंपनी है, 20 टाइम के पी मल्टीपल पे चल रही है, कैश रिटर्न करती रहती है, तो क्यों नहीं कोई उसको बाय करे? मेरे को नहीं समझ में आता कि क्यों सिर्फ इसलिए हम वेट करते रहे कि अभी इंटरेस्ट रेट और बढ़ेगा या बढ़ सकता है, तो उसके बाद जब पीक आउट हो जाएगा तब हम लेंगे। बिकॉज मार्केट ये चांस नहीं देता है किसी को, और हमने देख लिया पिछले 20-30 सालों से मौका नहीं मिलता। पहले से ही लोग पोजीशंस ले लेते हैं, मतलब बहुत है इसमें इन्वेस्ट करने वाले। $1 बिलियन के हेज फंड्स हैं जो पहली पोजीशन ले लेते हैं। जो अभी नैस्डैक में 20% की रैली आई, वो किसी ने बॉटम प्रेडिक्ट नहीं किया था, किसी ने नहीं प्रेडिक्ट। वो कहते तो गिरता रहेगा, ये तो बहुत ही नीचे जाएगा अभी, फिर रैली आ गई। तो जिसको पोजीशन बनानी है वो पहले ही बना लेता है, थोड़ा समय पहले ही। तो मुझे नहीं लगता कि इन्वेस्टर्स को, जो लॉन्ग टर्म पेशेंट इन्वेस्टर्स हैं, जो इक्विटी से या रिस्क एसेट से पैसा बनाना चाहते हैं, उनको ज़्यादा बेरिश होके सिर्फ कैश में बैठ जाना चाहिए, इसके वेट करने के लिए कि एकदम प्रॉपर सर्टेन एनवायरनमेंट एमर्ज होगा तब हम इन्वेस्ट करेंगे। दैट विल बी टू लेट। तब आप शायद हो सकता है पीक ऑफ रैली में जा रहे हो और फिर वापस आप एक नेगेटिव साइकिल देख लें। बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। अच्छा, मेरे दिमाग में इधर बात करते करते शो का आइडियाज आते रहते हैं जैसे जो आप लोग ये समझा रहे हैं, इससे मुझे लगता है कि मार्केट को एब्सोल्यूट टर्म में समझना बहुत ही गलत अप्रोच है जी। ये प्रोसेस है, बिल्कुल। बीच बीच में बम्स आएंगे, डाउन्स आएंगे, बम्पी रहेगा।
किसी को क्या आइडिया है कि फेसबुक में सब ठीक हो गया क्या? बिल्कुल नहीं ठीक हुआ ना, फिर भी स्टॉक बढ़ गया। टेस्ला में कुछ बहुत बदल गया क्या? फिर भी स्टॉक 100% गेन कर चुका है। तो क्या मार्केट को एब्सोल्यूट टर्म में समझना गलती होती है? अगर आप इन्वेस्टर ट्रेडर जो भी हैं, आप उसको एक प्रोसेस और एक टाइम फ्रेम के बीच में एसेस करने की, यानी अप्रोच आपका मार्केट का वो थोड़ा बदलना चाहिए, साइकोलॉजी थोड़ी अपनी आप चेंज करें तो शायद मार्केट को बेटर समझ पाए। पता नहीं, ये डिबेटेबल है, ये हमारे दिमाग में शो का आइडिया आ रहा था, हम लोग किसी दिन इसको खाली एब्सोल्यूट एब्स्ट्रैक्ट वे में तय करेंगे कि मार्केट को कैसे समझें, एब्सोल्यूट टर्म में समझें कि जब तक रिसेशन नहीं आ जाएगा, घोषणा नहीं हो जाएगी, तब तक मार्केट का बॉटम नहीं बनेगा, या जब तक कि इंडियन निफ्टी 28 के मल्टीपल पर नहीं चली जाएगी तब तक वो ओवरसोल्ड नहीं होगी। ये जो एब्सोल्यूट टर्म की हम लोग अप्रोच लगाते हैं, क्या ये तरीका गलत है क्या? बट ये आज का विषय नहीं, हम लोग किसी दिन फिर डिस्कस करेंगे। अभी मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद इंडियन आईटी सेक्टर पर मुझे डिस्कस करना है, जहाँ पे इन्फोसिस और टीसीएस ने खराब नंबर पेश किए हैं, उसको कैसे समझा जाए। छोटे से ब्रेक के बाद स्वागत एक बार फिर से आपका आवाज अड्डा स्पेशल में, जिसमें मार्केट की थीम पे डिस्कस करते हैं। और एक बड़ी थीम इस हफ्ते की ये रही कि आईटी की जो दो सबसे बड़ी कंपनी है भारत की, टीसीएस और इन्फोसिस, दोनों के नतीजे खराब, आउटलुक खराब, कमेंट्री खराब, बॉडी लैंग्वेज भी खराब। तो क्या बॉटम बना रहे हैं ये लोग, या फिर अभी बहुत कुछ होना बाकी है? क्योंकि टीसीएस अगर 28 के मल्टीपल पे अभी भी अवेलेबल है इस प्राइस पे, तो उसको क्या महंगा माना जाए या सस्ता माना जाए? और अभी हम लोग थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि एब्सोल्यूट टर्म में देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए, लेकिन अब मजबूरी पैरामीटर्स हैं। दो चीज़ें मैं और बता दूं खाली फैक्ट के तौर पे, उसके बाद इस पर हम ओपन करते हैं। एक AWS जो अमेजॉन की वेब सर्विसेज है, उसने अपने निवेशकों को एक चिट्ठी लिखी है और उसमें ये लिखा है कि नियर टर्म में सिचुएशन खराब रहेगी क्योंकि मैक्रोस बड़े खराब हो रहे हैं। दूसरा, आईडीसी की एक रिपोर्ट आई है कि जो बीता हुआ क्वार्टर था जनवरी से मार्च, इस बीच में हार्डवेयर कंप्यूटर की शिपमेंट 29% घट गई है, जो कि 5 इयर्स के लोज पे है। अब इस कॉन्टेक्स्ट में आईटी सेक्टर को हम कैसे समझें, इंडियन आईटी सेक्टर खासतौर पर मैं समझना चाहता हूँ। आपसे शुरू करें? जी बिल्कुल, बताइए। नहीं, मेरे को लगता है ये आईटी जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं बड़े, टीसीएस, इन्फोसिस और बाकियों के भी नतीजे आएंगे, ये एक बड़े डाउन साइकिल में फंसे हुए हैं अभी, क्योंकि इनका काफ़ी बिजनेस आता है यूएस बैंक से, यूएस रीजनल बैंक से, और यूएस रीजनल बैंक की क्या हालत है इस टाइम पे। उन्होंने बोला भी है गोपीनाथन जी ने हाँ, कि बैंक की वजह से सब गड़बड़ हुआ है। तो वो तो अब फेड भी कह रहे हैं कि बैंक की वजह से रिसेशन आएगा। तो अब अगर फेड कह रहा है कि बैंक की वजह से रिसेशन आएगा, तो ये क्लियर है कि बैंक की आईटी पे स्पेंड करने की कैपेबिलिटी कम है, ज़्यादा तो नहीं हो रही है, तो कम ही हो रही है। तो आईटी के अगर बजट बैंक्स कम कर रहे हैं, तो आईटी सर्विसेज कंपनीज के पास दो ऑप्शन है, या तो वो किसी और सेक्टर में ढूंढे, हेल्थ केयर में जाएं, फार्मा में जाएं, जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन में, केमिकल्स में, एनर्जी में, जहाँ पे अपना बिजनेस बनाए। और वो हो भी रहा है। नीरज जी, आप देखें पिछले 4-5 क्वार्टर से जो आईटी सर्विसेज कंपनीज का बीएफएसआई का जो एलोकेशन पहले ऑलमोस्ट 40-50% होता, वो कम हो गया 25% आ गया। तो वो भी अपनी डिपेंडेंस बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज पे कम कर रहे हैं। पर मुझे नहीं लगता कि ये यहाँ पे बॉटम बन गया है ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस का। मुझे लगता है 1-2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर इन लोगों को और मैनेज करना पड़ेगा अपना मार्जिन प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि एक तो आपका टॉप लाइन ग्रोथ लो है, सिंगल डिजिट में आ गया है, आपका मार्जिन कम हो रहा है, एट्रिशन अभी भी 20% है, मतलब वो 30% से गिर के 20 पे आ गया, पर अभी भी है वो 20% पे। और आपकी हायरिंग जो है वो कम होती जा रही है, जो नेट एडिशंस हैं, क्योंकि आपके पास बिजनेस नहीं आ रहा, आप बेंच कम कर रहे हैं, तो इसके लिए अपना एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं मार्जिन प्रोटेक्ट करने के लिए। तो वो सारे सिग्नल्स दिख रहे हैं कि बिजनेस का जो ग्रोथ है वो अंडर प्रेशर है। अब इस समय अगर मैं देखूं, टीसीएस का भाव 3200 के करीब है, 3200 के सामने जो उसकी एक्सपेक्टेड ईपीएस है 24 की, वो है 136 रुपीस की। तो मतलब 24 टाइम फॉरवर्ड पे आपको वो स्टॉक मिल रहा है, जो 115 रुपए का डिविडेंड दिया, तो मतलब ऑलमोस्ट 4% की डिविडेंड यील्ड है उसकी। तो अब दो तरीके हैं नीरज जी इसको देखने, या तो आप कहें कि नहीं मैं अभी नहीं लूंगा, जब 2700-2800 पे आ जाए तब मैं ले लूंगा, तो वो भी ठीक है। या कोई कहे कि ठीक है जो भी है 3200 पे भी ठीक है, बाद में मैं देख रहा हूँ 4-5 साल का व्यू, तो ऐसा नहीं है कि यूएस हमेशा बैंक्स रिसेशन में रहेंगे, कभी तो आईटी बजट वापस आएगा। और हमने देखा है कि 2 साल के बाद अगर आईटी बजट कम रहता है तो एक कैचअप फेज आता है उसका यूएस ओवरऑल मार्केट ग्रोथ के साथ, तो जब वो आएगा तो ये स्टॉक्स आउट परफॉर्म करेंगे। तो आई थिंक अगेन गोइंग बैक टू सेम थिंग, नीरज जी बात करते हैं, टाइमिंग की बात है ये
कि आप एज एन इन्वेस्टर क्या कॉल ले रहे हैं, कि मैं आईटी, इंडियन आईटी सेक्टर जो इतना बड़ा सेक्टर है उसमें पूरा निकल जाऊंगा, या मैं उसमें थोड़ा एलोकेट करके रखूंगा और एक अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा कि फर्दर करेक्शन हुआ तो इन्फोसिस जैसा स्टॉक 52 वीक लो पे है तो मैं उसको ले लूंगा। तो मुझे लगता है एज एन इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, आई एम हैप्पी टू इंक्रीज एलोकेशन स्लोली एंड स्टेडीली, क्योंकि मुझे मालूम है कि बॉटम नहीं बना लेकिन निबलिंग कर सकते हैं। निबलिंग कर सकते हैं, क्योंकि बॉटम कहाँ पे बना है नीरज जी वो किसी को नहीं मालूम है, किसी को मालूम ही नहीं पर ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस इमीडिएटली इंप्रूव नहीं होगी एक दो क्वार्टर में, आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। तो वो बात क्लियर है। और मुझे नहीं लगता कि जो हम बात कर रहे हैं ये मैनेजमेंट को नहीं मालूम, वो तो रोज देखते हैं। तो आई एम श्योर उनके पास भी स्ट्रैटेजी, वो भी सोच रहे हैं कि हम कैसे रिएलोकेट करें अपने रिसोर्सेज को दूसरी इंडस्ट्रीज में, इमर्जिंग इंडस्ट्रीज हैं उनके साथ काम करें। तो पर एक दो क्वार्टर का पेन है, पर मुझे नहीं लगता कि ये हमेशा के लिए पेन है, कि ये एकदम डाउन साइकिल ऐसी आईटी इंडस्ट्री की स्टार्ट हो गई है कि इसके बाद कभी रिकवर नहीं करेगा। तो लंबे समय के लिए देखें तो मौका भी है। करेक्ट। मनीष डांगी सर, टीसीएस की कमेंट्री आपने सुनी होगी सर, कांस्टेंट करेंसी 1.5 से 2% की उम्मीद थी, 0.6% आई है। वो उन लोगों की इस बार की कमेंट्री एक्चुअली बड़ी डिप्रेसिंग थी। तो क्या आपको इंडियन आईटी पे आपका क्या व्यू बता? अच्छा, जैसे हम लोगों ने यूएस की बात की थी ना, जो पिछले जनवरी से 3 महीने में 20% चल गए, ये बिल्कुल वहीं पे खड़े हैं, बिल्कुल नहीं चले हैं। नियर टू बॉटम या 2-4 महीने की वेट और खराबी आगे हो सकती है? कैसा लग रहा है आपको इन नतीजों को देखने के बाद? धीरज, आप मेरे से पूछ रहे हैं? हाँ हाँ, आपसे ही। अनुराग से पूछिए, बिकॉज जरा मेरे को नई आवाज आ रहा है आपका, सो गिव मी 1 मिनट। ओके, अनुराग जी आप बताइए। या नीरज, मैं रिएक्ट कर देता हूँ। ओके, सो नीरज देखिए, मैंने रिजल्ट्स देखे बट मैं उतना सरप्राइज नहीं हूं इनको देख करके, और मैं पिछले काफी समय से ये चर्चा हो रही है। देखिए इसको और नीरज, अभी दो बातें और हैं आपकी, उनको भी हमें कभी चर्चा करना चाहिए और हमें लोगों को समझाना चाहिए क्यों ऐसा होता है। बट देखिए आजकल के मार्केट जो है बहुत मैच्योर हैं, इंडिया में भी बोले, यूएस में मैच्योर है ही, विच मीन्स दैट सब कुछ फ्यूचर का प्राइसिंग करते हैं बड़ा जल्दी, और वो होड़ लगी रहती है कि हम कोई भी बॉटम ना मिस कर दें, और अगर कोई रैली आ रही है, छोटी रैली, तो उसको भी पकड़ लें। अब उसका रिजल्ट क्या होता है नीरज, के जो भी अर्निंग्स और प्रोजेक्शंस होता है उन पर बहुत डिपेंडेंट हो गई हैं चीजें, विच मीन्स दैट जो भी कंसेंसस अर्निंग्स का एस्टिमेट्स आते हैं, लोग उस हिसाब से पोजीशंस ले लेते हैं। आपके पैसे बनाने के तरीके वही हैं, अगर आप कंसेंसस अर्निंग से अलग कोई कंपनी अर्निंग देती है और अगर आपका कन्विक्शन है वहां पर, तो बनेगा। नहीं तो अगर आप न्यूज आने पर रिएक्ट करेंगे तो वो न्यूज पे ऑलरेडी मार्केट रिएक्ट कर चुका होता है। तो नीरज यहाँ पर अब समस्या ये है कि देखिए जो पेंडेमिक में खर्चा हुआ उसमें क्या हुआ कि एक तो बहुत कंपनीज ने ये अज्यूम किया कि अब वर्ल्ड चेंज, जिसको बोलते हैं न्यू नॉर्मल, राइट, कि कंपनीज ऐसे ही चलेंगी। तो इन्होंने जो अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ देखी 2 साल में, देखिए वो सस्टेन होने वाली नहीं थी। बिफोर पेंडेमिक आई वुड से ऑलवेज हर एक को गो टू 2019, 18, 17, और तब देखें ग्रोथ कंपनीज की क्या चल रही थी। वो रेगुलर एंटाइटलमेंट ग्रोथ है, वो नीरज यूजुअली सिंगल डिजिट ग्रोथ थी सभी कंपनीज की, हम देखें तो। मैं आईटी सर्विसेज कंपनीज की बात कर रहा हूँ, तो वो बैक टू सिंगल डिजिट ग्रोथ का समय है नीरज, और आई थिंक उस पर अगर उन्होंने 0.6 भी सस्टेन कर लिया है, मैंने नंबर देखा वो, बट इन्फोसिस भी कह रहा है कि हम 4 to 7% टॉप लाइन ग्रो करेंगे। तो आई थिंक इट्स अ रीजनेबल नंबर, क्योंकि अब उनका बेस भी बड़ा है। अब अब देखिए वो 15-16 बिलियन से 25-24 बिलियन, 25 बिलियन की कंपनीज बन चुकी हैं। तो इस बेस पर भी अगर 4 to 7% भी ग्रो करते हैं नीरज, तो इट्स नॉट अ बैड ग्रोथ। सेकेंड पॉइंट नीरज ये है कि दीज कंपनीज फॉलो नैस्डैक फॉर सम स्ट्रेंज रीजन। अगर वहां पर पैसा आता है तो इनमें भी इन्वेस्टमेंट आता है। तो अगर आपके क्लाइंट्स ही स्लो डाउन में चलेंगे और मनी कंजर्व करेंगे, कैश कंजर्व करेंगे, अभी हर कंपनी ने यहाँ पर स्टेप्स लेने शुरू कर दिए हैं। एम्प्लॉय की वेजेस तो कम नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट कॉस्ट सेविंग मेजर्स बाकी जगह तमाम कंपनीज ने शुरू कर दिए हैं। तो उसमें बजट्स देखिए सभी के कट होंगे, तो उसमें आईटी की भी ग्रोथ उतनी नहीं आ पाएगी, बट आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ द साइकिल। थर्ड इज अल्टीमेटली ये सेटल होंगे नीरज वही सिंगल डिजिट ग्रोथ में सभी कंपनीज, एंड आई थिंक वी शुड प्राइस देम अकॉर्डिंगली। इनको 25-28 के मल्टीपल्स नीरज इट्स नॉट रीजनेबल। सो मैं एकदम जंप नहीं करूंगा कि ये बॉटम है, आई थिंक देयर इज मोर टू कम, और इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि यहां से कोई आपकी बस मिस नहीं हो रही है। फाइनल एक पॉइंट कहूंगा नीरज, एक लॉन्ग टर्म में ये कंपनीज के लिए मैं पॉजिटिव नजरिया रखता हूं, बिकॉज कैश जनरेटर्स तो हैं ही। अल्टीमेटली पेंडेमिक ने एक और चीज सिखाई है इन कंपनीज की स्ट्रेंथ क्या है। वो स्ट्रेंथ ये है कि देखिए
एक तो हम आपको यूएस में सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन बहुत सारा काम ऐसा है जिसको आपको यूएस में कराने की जरूरत नहीं है और या यूरोप में कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक आपके पास टैलेंट अवेलेबिलिटी नहीं है, दूसरा कॉस्ट बहुत हाई है। और हम आपको टैलेंट भी देंगे और कॉस्ट इफेक्टिव टैलेंट देंगे और उसको मैनेज करके देंगे। ड्यूरिंग पेंडेमिक बहुत सारे काम जो कंपनी सोचती थी कि घर से नहीं हो सकते हैं, और वो सब एम्प्लॉइज भी रिमोट काम कर रहे हैं, तो आई थिंक ये बहुत बड़ा टेलविंड है इन कंपनीज के लिए, जो इनको आगे भी हेल्प करता रहेगा कि रिमोट वर्क, बहुत सारा वर्क अभी भी लेबर शॉर्टेज है यूएस में, तो दीज कंपनीज विल कंटिन्यू टू गेट मोर बिजनेस लीडर्स। सो ओवरऑल पॉजिटिव, बट वैल्यूएशंस को टाइम करें, ये महंगे वैल्यूएशंस से इनको सेटल होने दें अभी। दिस इज नॉट द बॉटम एज। मनीष जी, आवाज आ रही है अब आपको मेरी? अब आ रही। हाँ बोलिए बोलिए। तो इंडियन आईटी के 2 रिजल्ट आए दिग्गजों के, और दोनों निराशाजनक रहे। क्या बॉटम बनने वाला है या अभी ये बुरा दौर चलेगा थोड़ा 4-6 महीने? तो मैंने अनुराग की बात सुनी, तो ब्रॉडली एंड कॉन्सेप्चुअली आल्सो आई एग्री कि नियर टर्म स्ट्रेस तो है ही है, लेकिन जो एक पर्टिकुलर सेक्टर इंडिया का वो वेल इंटीग्रेटेड है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, और थोड़ा सा जिसमें सेक्युलर ग्रोथ अगले 8-10 साल आ सकता है, वो इंडियन टेक ही है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप या तो SIP करें, या ऑफ कोर्स इफ यू वांट टू टाइम इट, बट मेरे को लगता है कि अगला 5-10 साल के अंदर there is still going to be this sector will sort of very likely out deliver even at these valuations vis-a-vis Nifty, अगर सिर्फ लोकल मार्केट्स को अगर मैं देखूं तो सो एक बहुत बड़ा जो डिसएग्रीमेंट एक मार्केट के साथ मेरा रहा है पिछले 3-3.5 महीनों से, वो है कि मार्केट इज टू बुलिश ऑन BFSI बिकॉज एग्जिस्टिंग जो डेटा फ्लो है वो बहुत पॉजिटिव है, बट इस तरह से BFSI को नहीं देखा जाता है। BFSI के अंदर प्रॉफिट्स एक समय में आते हैं और नुकसान सारे दूसरे समय में आते हैं, तो उसको थ्रू द साइकिल देखना चाहिए। और जबकि जो एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, जिस जगह से मैं रिप्रेजेंट भी करता हूँ, वहां पे एक टेक को लेकर के बहुत बड़ा पेसिमिज्म है। तो प्योरली फ्रॉम पोजिशनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी आई थिंक मार्केट जो है वो एक्सट्रीमली नेगेटिवली पोजिशन्ड है इंडियन टेक के लिए। और फाइनली जो मेरे को लगता है कि जो न्यूअर टेक्नोलॉजीज खास करके AI से रिलेटेड जो आ रही हैं, वो एक्सेंचर हो जाए, TCS, इन्फोसिस, इन सभी के लिए थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा देने वाली है। अब उसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्सेस गूगल कौन जीतेगा पता नहीं है, लेकिन TCS, इन्फोसिस और एक्सेंचर तो जीतेंगे ही, ये पता है, क्योंकि ये जो बहुत बड़ा प्रोडक्टिविटी बम्प आएगा अगले 5-7 सालों में, तो दैट विल ऑल फ्लो इनटू देयर प्रॉफिट्स इवेंचुअली। इट मे नॉट बेनिफिट एक्चुअली। बहुत बड़ा इसमें एक पैराडॉक्स ये है कि शायद हमारे देश के आम बंदे के लिए जो इंडियन टेक में काम करता है उसके लिए शायद वो इतना फायदेमंद ना हो, क्योंकि बिकॉज ऑफ AI प्रोडक्टिविटी विल इंक्रीज, बट इन कंपनियों के लिए वो बड़ा फायदेमंद हो सकता है। तो इन सबको साथ में देखकर ही मेरे को ऐसा लगता है कि यस, नियर टर्म BFSI के चलते रिस्क है, लेकिन नीरज अगला कुछ साल मेरे को लगता है कि रिलेटिवली ये सेक्टर बेटर पोजीशन्ड है टू डील विद पोटेंशियल प्रोडक्टिविटी बम्प्स और जनरल ग्रोथ इन द वर्ल्ड। आप कह रहे BFSI का एक टाइम में प्रॉफिट आता है, एक टाइम में लॉस। इस समय कौन वाले टाइम में हम लोग चल रहे हैं? प्रॉफिट वाले में चल रहे हैं ना? हाँ, बैंकों में देखिए पिछले 30-40 साल का इतिहास है कि 5 साल पैसा बनाते हैं, 5 साल नुकसान देते हैं। 1980 से अगर आप मोटा मोटी साइकिल देखें तो यही साइकिल है। तो अभी 5 साल के कौन से साल में हैं हम लोग प्रॉफिट वाले? नहीं, अभी आप बेहतरी वाला साल है। ये ब्राह्मण ने कहा है कि ये साल अच्छा है, तो ये साल अच्छा है, अगला साल भी अच्छा है। लेकिन क्या है कि 2027, 28, 29 के नुकसानों को भी अभी आपको सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज की बुक को लेकर के भाई हम तो बुरे वक्त में HDFC बैंक को 5 पे वैल्यू करते थे तो आज भी करेंगे। बेसिकली 4 साल बाद में जो इवेंचुअली नुकसान होंगे, हो सकता है रिटेल में हो, क्रेडिट कार्ड में हो, मॉर्गेजेस में हो, तो उन नुकसानों को भी आज ही उसको प्राइस टू बुक को डिप्रेस करके आपको वैल्यू करना पड़ेगा। हाँ, तो ये हम हमेशा आवाज अड्डा में, और मैं उस कैंप में हूँ कि मार्केट को टाइम किया जा सकता। मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ कि मार्केट को टाइम करना असंभव। मैं इस थ्योरी को ही नहीं मानता हूँ। खैर, इस पर किसी और हम डिस्कस करेंगे। ब्राह्मण ने कहा है कि फार्मा में भी बड़ी हलचल हो रही है, क्या हो रहा है ये? नहीं, फार्मा में मैं पिछली बार भी हमारी बात हुई थी, एक बहुत ओवरसोल्ड स्पेस है इंडिया में, और ग्लोबली भी मुझे लगता है, पर इंडिया में मोर सो, क्योंकि इसमें नीरज जी पिछले 1.5 साल से 3 चीज़ें हुई। एक तो जो प्राइसिंग प्रेशर है US में एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, मतलब US गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट था इस बार
फार्मा सेगमेंट, फार्मा प्राइसेस को, जेनरिक जो एक्सपोर्ट्स होते हैं, इंपोर्ट्स होते हैं यूएस में, उसको कम किया जाए प्राइस का। तो एक ग्लोबली हमने देखा प्राइस वीकनिंग हुई अक्रॉस द सिस्टम। दूसरा, रॉ मटेरियल प्राइसेस थे वो चाइना शटडाउन की वजह से एक्स्ट्रॉर्डनरी लेवल पे थे, मतलब आप सॉल्वेंट प्राइसेस देखे मतलब डबल ट्रिपल हो गए थे। और तीसरा जो फ्रेट कॉस्ट था जो वो बहुत बढ़ गया था। तो ये 3 चीज़ों की वजह से जो फार्मा कंपनीज का टॉप लाइन और मार्जिन डिप्रेशन इस हिसाब से था कि जो प्रमोटर हैं दिवीज जैसी कंपनी के भी, वो भी जब आते थे अर्निंग्स कॉल पे तो वो भी कहते थे कि हमने भी नहीं एंटिसिपेट किया था वर्स्ट केस में। और इस कांस्टेंट 4-5 क्वार्टर के अंडर परफॉर्मेंस के बाद एनालिस्ट ने लिटरली ये सेक्टर रिटर्न ऑफ कर दिया है कि यहाँ तो कुछ हो ही नहीं सकता है। और उसमें कुछ इंडियन लार्ज जेनरिक मैन्युफैक्चरर्स की भी कमी है कि उन्होंने इनोवेशन नहीं किया, R&D पे ज़्यादा अपना स्पेंड काट दिया मार्जिन प्रोटेक्ट करने के लिए और ज़्यादा जेनरिक की तरफ ध्यान रखा। पर अब ये सिचुएशन अंडर कंट्रोल आ रही है। पिछले क्वार्टर की कमेंट्री आप देखें तो कंपनीज ने आके कहा कि देखिए रॉ मटेरियल प्राइसेस काफ़ी कम हो गए हैं चाइना के खुलने की वजह से, और ट्रांजिट प्राइसेस जो है फ्रेट कॉस्ट वो भी कम हो गई है। यूएस में जो प्राइसिंग है वो अब गिर नहीं रही है, अब वो एक प्लेटू हो गई और शायद हो सकता है इम्प्रूव करे, क्योंकि काफ़ी जो छोटी कंपनीज है ग्लोबल सप्लायर्स हैं वो बंद हो गई, आउट ऑफ सिस्टम हो गए। और जो कल डेटा आया जो देखा हमने कि कैसे मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, ईयर ऑन ईयर नहीं पर मंथ ऑन बेसिस पे ऑलमोस्ट 100% का गेन दिखाया दिवीज, लॉरस, इप्का जैसी कंपनीज ने। तो वो सरप्राइजिंग नहीं है क्योंकि वो होने वाला था, कभी ना कभी होने वाला था। और आपने देखा एक दिन में कंपनीज के प्राइसेस, लार्ज कैप कंपनीज के 10-10% बढ़ गए। Correct. और फिर वापस वो बात बजाती है आप जो कह रहे हैं कि टाइमिंग कि वो कहे कि देखिए ये तो बीटन डाउन अंडर ओन सेक्टर है, अब कितना खराब होगा, मैनेजमेंट कमेंट्री भी इंप्रूव हो रही है, तो आप टाइम करके इसमें चले जाओ फार्मा में। मेरे को लगता है आईटी भी अब उसी जोन में जाएगा कि बॉटम बनेगा, जो पेशेंट है लेके बैठे हैं वो रिटर्न बनाएंगे इसी तरह। तो फार्मा जिस तरह से चला है, मुझे लगता है फार्मा और आईटी बहुत सिमिलर हैं। आप देखें अगर लार्ज कैप फार्मा, लार्ज कैप आईटी डिपेंडेंसी यूएस मार्केट एक्सपोर्ट्स पे है, यूएस एक्सपोर्ट तो डॉलर, अगर एक्सपोर्ट्स इंप्रूव होते हैं, मार्जिन इंप्रूव होता है, कॉस्ट कम होती हैं, तो ऑटोमेटिकली दीज आर कैश काउज, मतलब कैश इनका इतना बनता है कि ये इन्वेस्टर को देते देते थक जाते हैं। करेक्ट। अच्छा, अब एक आखिरी जो हमारा टॉपिक है जो इन सब बातों को समेटते हुए हम इस पे, या मनीष जी बोलिए, आप कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं, बताइए। नहीं, मैं अभय की बात से सहमत हूँ। एक छोटा सा एक स्ट्रक्चरल ओवरले दे दूं। इस पे मेरा काफी कॉन्टेस्ट होता है लोकल फंड मैनेजर से जो काफी बुलिश है इंडियन मैन्युफैक्चरिंग पे। तो एक बेसिकली फार्मा एक बहुत बड़ा टेस्ट केस है कि अगर इंडियन मैन्युफैक्चरिंग हैड टू रिवाइव इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, तो फार्मा एक ऐसी इंडस्ट्री थी जिसमें हम एक बेसिक सीड इन्वेस्टमेंट पिछले 30 सालों में कर चुके थे, और उस स्पेस में हम थोड़े कंपेरेटिव भी हैं। उस स्पेस को छोटा मोटा चाइना विकेट भी किया है, स्पेशली केमिकल लेवल पे। उसके बाद में भी पिछले 2015 के भाव पे हैं हम फार्मा इंडेक्स में। तो ये बेसिक बताता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग है नीरज, वो एक प्योरली फ्रॉम इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट एक थोड़ा सा डिफिकल्ट नट टू क्रैक है। उसमें एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम की जरूरत होती है जो हो सकता है कि हम बिल्ड कर पाए, लेकिन उस पे बेट करना मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से जनरली अभी तक मेरे को लगता है कि वो मिसप्राइज रहा है रिलेटिव उसके कि जो सर्विस इंडस्ट्री होती है जी, वो अगेन उसमें स्ट्रक्चरली एक प्लग एंड प्ले होता है जिसके अंदर एज लॉन्ग एज आपके पास में टैलेंट अवेलेबल है, तो बाहर का इकोसिस्टम में आप अपने टैलेंट को प्लग एंड प्ले थ्रू गुड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज एंड रीजनेबल एग्रीगेशन जो हम कर सकते हैं, आप सर्विस इंडस्ट्री को अच्छे से जो ऑफशोरिंग है उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो अगर इंडिया पे अगले 5-10 सालों का फिर से अगर आपको बेट लेना है, तो एक जो पॉपुलर नैरेटिव है, फाइनल पॉइंट कि मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में रिवाइव हो जाएगा, रिलेटिव टू दैट एक बेटर नैरेटिव यही है जो पिछले 30 साल से रहा है कि इंडियन सर्विस इंडस्ट्री जो है रिलेटिव टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सर्विसेज में हमारा प्रोपोर्शन और मार्केट शेयर बेहतर होता चला जाएगा। तो मेरे ख्याल से वो अच्छा सेक्टर है रिलेटिव टू मैन्युफैक्चरिंग, और फार्मा उसका एक बहुत बड़ा टेस्ट केस है, इज द ओनली पॉइंट आई वांटेड टू मेक। ओके। अच्छा, 10-10 सेकंड में एक जवाब देंगे आप लोग? अपने इंडियन मार्केट का बॉटम बन गया है कि अभी और बनना है? ऐसे बड़ा अजीब सा सवाल लगता है, लेकिन मेरे को पूछना है ये। नहीं, मुझे लगता है वैल्यूएशन बेसिस पे फेयर वैल्यूएशन जोन में 20 का मल्टीपल चलेगा आपको? 20 का मल्टीपल चलेगा, हिस्टोरिकल मल्टीपल रहा है फॉरवर्ड बेसिस पे, थोड़ा बढ़ भी सकता है। आई थिंक 18 से 22 की रेंज है, तो उस रेंज में मेरे को लगता है 20 पे है, तो फेयर वैल्यूएशन पे है।
अनुराग जी, आपको लगता है इंडियन मार्केट अब 16,800 के नीचे नहीं जा रहा है, वो बन गया बॉटम? अभी का टाइम करेक्शन या सेक्टोरल करेक्शन हो सकते हैं बहुत छोटे में, 30 सेकंड में? नहीं नीरज, मुझे तो अभी महंगा ही दिख रहा है इंडियन मार्केट। बट नीरज, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन है, मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत वो है, बट बिकॉज मुझे यहीं पे इतने बार्गेन्स दिख रहे हैं यूएस में कि इस समय हार्ड बार्गेनर नहीं अनुराग जी, ने इतनी तगड़ी बार्गेन करते हैं कि मतलब बिल्कुल। और नीरज, मार्केट इसलिए आगे नहीं जाएगा क्योंकि अभी मैं तो 70% कैश पे बैठा हूँ, तो ऐसे कैसे जाने देंगे? मतलब तो वापस तो आना पड़ेगा। बिल्कुल। मनीष जी, That's my personal interest. नीरज जी, एक छोटी सी बात कहूँ, बहुत छोटे में। हाँ, मैं इनसे बहुत सीखता हूँ। आई थिंक हैट्स ऑफ टू हिज मैक्रो सेंस, यू नो। और पता नहीं लोग YouTube पे क्या क्या सुनते रहते हैं, बट आई वुड अर्ज पीपल टू लिसन टू दीज काइंड ऑफ डिस्कशंस। अरे सर, मैं आपको बताऊं, मनीष जी जो है, ही इज अ जेम। इतना जबरदस्त नॉलेज हमारे आवाज के दर्शकों को मनीष जी देते हैं कि उनको सुनना चाहिए। आपका एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट एक बहुत अलग चीज होती है, बट आप फैक्ट के थ्रू अगर चीज़ों को समझते हैं ना, तो हम अपने शो में बार बार क्यों अभय जी को, मनीष जी को, आप लोगों को बुलाते हैं? क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे दर्शक बहुत अच्छा नॉलेज लेके जाएं, प्योर नॉलेज लेके जाएं, अनबायस्ड, और उसके बाद आप अपना डिसीजन लीजिए। डिसीजन लेने में आपकी मदद करते हैं। तो मनीष जी तो मैं खुद ही बहुत पढ़ता रहता हूँ, काफ़ी कुछ नॉलेज मेरा बोरोड इन्हीं से होता है। सो मनीष जी, लास्ट का 10 सेकंड का क्वेश्चन, मार्केट में बॉटम बना इंडिया में कि नहीं? 10 सेकंड बताइए बस। अब अगर आपने ये मेरे से बात करी है, तो मैं आपको एक छोटा सा मेरा हैंडीकैप बता दूं आज की। मेरे को मोटा मोटी अभय, अनुराग और नीरज ने जितना बोला उसमें से 80% सुना ही नहीं दे रहा है। तो वो जो जैसा मार्केट होता है कि उसमें एक्चुअली कि सामने क्या है वो दिखता नहीं है, कुछ कुछ स्पॉट्स दिखते हैं, तो उससे आप पिकअप करो थ्रेड और देन यू इंटरप्रेट कि शायद ये बोला होगा। हाँ। तो मेरे ख्याल से आपने कुछ अच्छा ही बोला है, तो उसके लिए धन्यवाद। नहीं, मुझे लगता है कि जब यही देखो असली इकोनॉमिस्ट की पहचान होती है कि एक डॉट देखा उसने और पूरा बना दिया। बिल्कुल, आपने बिल्कुल वही सही सुना जिस पर आपने रिएक्ट किया। हम लोग आपकी तारीफ ही कर रहे थे कि आप बहुत बढ़िया जानकारी देते हैं। तो चलिए, समय बिल्कुल समाप्त हो गया है आज के शो का, लेकिन मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि नेक्स्ट वीक मैं कोशिश करूँगा कि 2 बहुत इम्पॉर्टेंट शोज़ करूँगा मैं, जो शायद आपने अब तक नहीं देखे होंगे। तो मैं कोशिश करूँ, हल्की सी हिंट देता हूँ कि एक IT से जुड़ा हुआ हो सकता है और एक छोटे छोटे बिजनेसेस से जुड़ा हो सकता है। कोशिश करूँगा, अगर मेरी रिसर्च हो गई, होमवर्क कर लिया मैंने वीकेंड में, तो वो शो अगले हफ्ते करने की कोशिश करेंगे। और सचमुच आपको बहुत मज़ा आएगा और आपको बहुत प्योर, ओरिजिनल और इन डेप्थ नॉलेज उसमें मिलेगा। तो लंबे वीकेंड को एंजॉय करिए, हेल्थ का ध्यान रखिए, पिक्चर देखिए और हमें ट्विटर पे बताइए कि आपने क्या किया। बहुत बहुत शुक्रिया।